बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अवनी की घबराई हुई चीख पूरे बंगले में गूंज रही थी। तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी वो अपनी बची हुई ताकत से भागे जा रही थी। उसके नंगे पैरों से फर्श पर खून की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन इस वक्त दर्द महसूस करने की भी उसे फुर्सत नहीं थी। उसके पीछे दो लड़के शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। भाग के कहाँ जाओगी मेरी जान, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। पूरा बंगला खाली है, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अवनी की सांसें तेजी से चल रही थी। उसने घबराकर मेन डोर की तरफ देखा। बस किसी तरह बाहर निकल जाए तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन तभी उसके सामने किसी की लंबी सी परछाई आकर रुक गई। घबराहट में अवनी उससे जोर से टकरा गई। गिरने ही वाली थी कि उस अनजान शख्स ने एक हाथ से उसकी कमर थामकर उसे संभाल लिया। अवनी का चेहरा सीधे उसकी चौड़ी छाती से आ लगा। पीछे दौड़ते हुए दोनों लड़के भी वहीं रुक गए। उनके चेहरे का रंग एक पल में उड़ चुका था। भाई सॉरी, उनमें से एक के मुंह से डर के मारे बस इतना ही निकला। कुछ घंटे पहले सुबह से ही अवनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब अपनी दादी के रूम में जाती है तो दादी कहती है, पुत्र तू इतना सुस्त क्यों लग रही है। दादी की बात सुनकर अवनी कहती है, कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा सर में दर्द है। दादी ने कहा, अरे पुत्र, तो तुझे अपने रूम में ही आराम करना था ना, क्यों सुबह सुबह उठ गई। नहीं दादी, आप चलिए नीचे कुछ देर वॉक कर लेते हैं। अवनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। दादी अवनी की बात मानकर उसके साथ नीचे वॉक करने चली जाती है। वॉक करने के बाद वो दोनों कुछ देर योगा करते हैं और फिर अपने अपने रूम चले जाते हैं। तभी नीलिमा, जो सौर्य की ताई थी, आकर कहती है, ताई जी, मैंने आज प्रवचन के लिए प्रभु जी को बुलाया है। प्रभु जी का नाम सुनकर दादी खुश होते हुए कहती है, क्या नीलिमा, वो भी हमारे फार्म हाउस में? तो आज दिन में ही हम सबको निकलना पड़ेगा। नीलिमा की बात सुनकर अम्मी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो इस घर से बाहर निकलना ही नहीं था जब तक कि मानव उससे ना कहे। अम्मी अपने मन में सोचती है, अभी भी विद्युत के आदमी मुझे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे होंगे। जीजू ने मुझे साफ मना किया था इस घर से बाहर निकलने के लिए, और अभी मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अम्मी यह सब सोच ही रही होती है कि तभी दादी उसे कहती है, अम्मी बेटा, तू भी दिन तक जाने के लिए तैयार रहना। अम्मी तुरंत बोल पड़ती है, सॉरी दादी, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। दादी ने पूछा, क्यों पुत्र, की होया, क्यों नहीं जा पाएगी तू। दादी, आपको तो पता है ना कि मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है और हल्का हल्का सर में दर्द भी हो रहा है, इसलिए आप चले जाइए। बाकी सबके साथ मैं घर पर ही रुक के आराम कर लेती हूँ। अम्मी की बात सुनकर दादी परेशान होते हुए कहती है, अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र, तो डॉक्टर को बुला देते हैं। अरे दादी, तबीयत ज्यादा भी खराब नहीं है कि डॉक्टर बुलाना पड़े, बस आज दिन भर थोड़ा रेस्ट करूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी। दादी कुछ कहती उससे पहले ही ताई जी बोल पड़ती है, ठीक है, अगर वह कह रही है कि घर पे रहेगी तो ठीक हो जाएगी तो रहने दो। वहां वैसे भी इतने शोर शराबे में जाकर कहीं तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो और परेशानी होगी। फिर नीलिमा अवनी की तरफ देखकर कहती है, हम लोग कल दिन तक वापस आएंगे, इसलिए खुद का और घर का अच्छे से ख्याल रखना, समझी। दिन में सब लोग फार्म हाउस के लिए चले जाते हैं। बड़े प्रवचन के कारण घर का सारा स्टाफ भी वहीं चला गया था, इसलिए घर में अवनी बिल्कुल अकेली थी। अवनी जो अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी, उसे शाम तक काफी तेज बुखार आ जाता है। उसकी नींद जब खुलती है तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। यह देखकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। आज से पहले वह जब भी कभी बीमार पड़ती थी तो मानव और संध्या पूरे घर को अपने सर पे उठा लेते थे और दोनों ही उसके आसपास उसका हाथ पकड़ कर बैठे रहते थे। पर आज वह इतने बड़े घर में एकदम अकेली थी। तभी अवनी को नीचे से कुछ आवाजें आती है। उन आवाजों को सुनकर वो खुद से कहती है, घर में तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये नीचे किस तरह आवाजें आ रही है। यह सोचते हुए अवनी अपने कबर्ड से एक शॉल निकालती है और उसे अपने कंधे पर लपेट कर नीचे आती है। वह नीचे हॉल में आकर देखती है कि वहां पर दो लड़के आराम से सोफे पर
पसर कर अपने हाथ में शराब की बोतल पकड़कर पी रहे थे। अवनी ने उन दोनों लड़कों के आज से पहले इस घर में कभी नहीं देखा था। वो दोनों शौर्य के दूर के रिश्तेदार समर्थ और आयुष थे, जो आज किसी काम से यहाँ आए थे और एक नंबर के अय्याश थे। जैसे ही उन दोनों की नजर अपने पर पड़ी, उनकी नीयत खराब हो गई। अपने उन दोनों लड़कों को वहां देखकर गुस्से से कहती है, व्हाट द हेल, कौन हो तुम दोनों, और अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की। अवनी को इस तरह गुस्से में देखकर समर्थ उसके पास आता है और उसे गंदी नजर से देखते हुए कहता है, वैसे तो मैं लड़कियों का खुद के सामने इस तरह चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं करता, पर तुम्हारी खूबसूरती के आगे इतना डिस्काउंट तो तुम्हें दे ही सकता हूँ स्वीट हार्ट। अम्मी की बात सुनकर वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं। इससे नाराज होकर वो वहीं रखे लैंडलाइन फोन की तरफ बढ़ती है। अम्मी जैसे ही फोन उठाकर नंबर डायल करने वाली होती है, तभी समर्थ उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से फोन छीन लेता है और उसे वापस रखते हुए कहता है, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, उसके साथ साथ हाथ भी। यह बोलकर अपनी समझ से अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुंह पर एक कसकर थप्पड़ मारती है। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है। समर्थ का हाथ खुद ब खुद अपने चेहरे पर चला जाता है और वह अवनी को अपने लाल आंखों से देखता हुआ कहता है, यू बिच। यह बोलकर वो जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है, अवनी तुरंत उसे धक्का मारकर वहां से भागने लगती है। वह वहां से भाग पाती उससे पहले ही समर्थ के साथ आया दूसरा लड़का आयुष उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतनी भी जल्दी कहाँ है भागने की। समर्थ के धक्के देने से जो बोतल उसके हाथ में थी वह टूटकर चकनाचूर हो गई थी और कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए थे। अपनी खुद को आयुष से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो आयुष के हाथ पर अपने दांतों से जोर से काट देती है। आयुष दर्द से चिल्लाकर उसका हाथ छोड़ देता है। जैसे ही अपने भागने के लिए आगे बढ़ती है, उसके पैरों में कुछ कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं, क्योंकि वह अपने रूम से बिना चप्पलों से बाहर आई थी। अवनी के मुंह से एक कराह निकलती है और आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिर वह लाइट्स के मेन स्विच की तरफ जाती है। तब तक समर्थ और आयुष भी अपनी अपनी जगह पर संभल कर खड़े हो गए थे, पर तभी पूरे घर में अचानक से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अवनी ने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी। यह देखकर आयुष और समर्थ अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, छुपने और भागने का कोई फायदा नहीं। समर्थ किसी पागल की तरह हंसते हुए गाता है, पूरी रात तुम और हम इस घर में अकेले हैं। बुखार की वजह से अवनी का सर घूमने लगा था। उसे पता था कि समर्थ और आयुष उसे ढूंढ ही लेंगे। यह सोचकर वह मेन डोर की तरफ देखती है और इस वक्त खुला हुआ था, वह दबे पांव बाहर की तरफ निकलने लगती है। तभी अचानक समर्थ उसके सामने आकर उसे डराते हुए कहता है, बॉय ओ। डर जाती है। समर्थ हंसते हुए कहता है, बहुत मजा आएगा आयुष इस तीखी मिर्ची को खाने में। अपनी अपने दोनों हाथ से जोर से उसके सीने पर धक्का देती है और बाहर की तरफ भागती है। आयुष और समर्थ भी उसके पीछे दौड़ते हैं। अपनी भागते हुए पीछे मुड़कर देखती है और तभी वह अचानक बाहर से आ रहे शौर्य से टकरा जाती है। शौर्य से टकराकर वह पीछे की तरफ गिरने वाली होती है कि शौर्य उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और सीधे अपने सीने से लगा लेता है। समर्थ और आयुष भी पीछे से भागते हुए आते हैं, पर अपनी को किसी के बाहों में देखकर दोनों रुक जाते हैं। अंधेरे में शौर्य का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था कि पूरी जगह में कपकपी पैदा कर रहा था। तभी कुछ और आदमियों की परछाई उन्हें घर के अंदर आती हुई दिखती है और अगले ही पल पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाती है। समर्थ और आयुष की नजर अपने सामने खड़े शौर्य पर पड़ती है, जिसके सीने से इस वक्त अवनी का सर लगा था। शौर्य ने अपने सिर्फ एक हाथ से अवनी को उसकी कमर से संभालकर पकड़ रखा था, दूसरा हाथ उसके पैंट की पॉकेट में था। शौर्य के चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। आयुष का गला सूख रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। शौर्य का चेहरा भले ही नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों का खौफ आयुष के अंदर डर पैदा कर रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके अवनी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, यह लड़की मेरी दोस्त है, इसने ही हमें यहाँ बुलाया था, इसे हमारे साथ भेज दो।
हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहना था कि तभी पीछे से खड़े समर्थ को कुछ चटकने की आवाज आती है। शौर्य ने अपनी पॉकेट से हाथ निकालकर आयुष का हाथ इतनी जोर से दबोच लिया था कि उसकी हड्डियां चूर चूर होने लगी। आयुष दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, पर शौर्य के चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। शौर्य अपनी ठंडी नजरें समर्थ पर डालता है। समर्थ के मुंह से आगे कोई शब्द नहीं निकलता। शौर्य आयुष के हाथ को झटके से छोड़ता है और अवनी के चेहरे की तरफ देखता है, जो तेज बुखार की वजह से बिल्कुल लाल पड़ चुका था और उसकी पलकों में आंसू छिपे हुए थे। अवनी को इस हालत में देखकर शौर्य का पत्थर दिल एक पल के लिए मचल जाता है। वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में अवनी शौर्य के रूम में उसके बेड पर लेटी हुई थी। सामने एक डॉक्टर बैठी थी, जिसने अवनी को चेक कर दवा देकर उसके पैर पर बैंडेज कर दी थी। डॉक्टर शौर्य के पास आकर अपना सिर झुकाकर कहती है, सर वो ठीक है, पूरी बॉडी पर कोई निशान नहीं है सिवाय उसकी कलाई के, जिससे यह पता लग रहा था कि उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। शौर्य चुपचाप डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था। वो अवनी की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर देखता है, जिस पर उंगलियां के लाल निशान पड़े हुए थे। शौर्य उन निशानों को देखकर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर एक मैसेज करता है और अपने रूम के अंदर ही बने एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। सुबह अवनी की नींद खुलती है। वह धीरे धीरे करवट बदलती है तो उसे कल रात के उस भयानक हादसे की याद आती है। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है और खुद को चेक करती है। एक चैन की सांस लेते हुए वो कहती है, कुछ नहीं हुआ अवनी, तो बिल्कुल ठीक है। फिर वह उस पूरे रूम को देखती है। उसे एहसास होता है कि वह अपने रूम में नहीं है। कल रात अंधेरे की वजह से वह इस कमरे को ठीक से देख नहीं पाई थी, पर अभी एक हल्की सी रोशनी उस पूरे आलीशान कमरे में चमक रही थी। अवनी जल्दी से उठकर उस रूम के डोर के पास जाती है उसे खोलने की कोशिश करती है, पर उस डोर पे कोई हैंडल या लॉक नहीं था। तभी रूम के दूसरे साइड का डोर ओपन होता है और शौर्य पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ ब्लैक कलर की वेस्ट और लोअर में बाहर आता है। वह वर्कआउट कर लौटा था। अपने सामने शौर्य को देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहती है, आप? शौर्य उसे डोर के पास खड़ा देखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, इधर आओ। अपनी यह सुनकर शौर्य के पास जाने की बजाय डरकर डोर से और चिपक जाती है। यह देखकर शौर्य उसकी तरफ बढ़ उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और वापस से बेड पर बैठाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक हो तुम। फिर शौर्य अपने एक घुटने को फोल्ड करके अवनी के पैर को देखता है, जहां से खून रिसकर बैंडेज को भीगा कर रहा था। वो उसके पैर को अपने घुटने पर रखता है और साइड के दराज से फर्स्ट एड किट निकालकर बड़े आराम से मरहम लगाने लगता है। अवनी यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती और वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शौर्य बिना उसका चेहरा देखे सख्त लहजे में कहता है, स्टॉप इट, रोना बंद करो। अवनी अपने आंसू साफ करते हुए रुआसी आवाज से कहती है, मैं रोना नहीं चाहती, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा है। उसे याद आता है कि कल रात वह किसी से टकराई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। शौर्य बैंडेज करने के बाद अपने फोन से एक बटन प्रेस करता है, जिससे कुछ ही देर में उसके रूम में एक बेल बजती है। वह रूम के डोर पर अपनी फिंगरप्रिंट रखता है, जिससे बायोमेट्रिक लॉक खुल जाता है। अवनी को समझ आता है कि यह रूम सिर्फ शौर्य के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। शौर्य बाहर से एक ट्रे लेकर अंदर आता है और अवनी के सामने रखते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट। यह बोलकर वह दूसरी तरफ बने एक बड़े वॉक इन वार्डरोब को ओपन करता है, जिसमें ढेरों कपड़े और शूज सजे थे। सौरभ वहां से एक सूट उठाकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अवनी उसे जाते हुए देखती है और मुंह बनाकर बड़बड़ाती है, कितने अजीब हैं ये, अच्छे हैं या बुरे, कुछ समझ ही नहीं आता। नहीं, बुरे तो नहीं है, अगर बुरे होते तो कल रात मेरी हेल्प नहीं करते और सुबह मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछा। जब सौरभ वॉशरूम से बाहर आता है तो वो पूरी तरह से एक संजीदा बिजनेसमैन लग रहा था। वह बाहर आकर अवनी को देखता है, जो अभी भी जूस का गिलास हाथ में पकड़कर सोच रही थी। सौरभ उसे एकटक देखता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। आज तक उसके कमरे में
उसके अलावा किसी ने कदम नहीं रखा था। यहाँ तक कि उसका खासम खास साहिल भी बहुत जरूरी होने पर ही इस फ्लोर पर आता था। पर आज शौर्य खुद इस लड़की को अपने कमरे में लाया था। तभी अम्मी की नजर शौर्य पे जाती है और वो अपनी सोच से बाहर निकल कर कहती है, आप? शौर्य अपनी लिमिटेड एडिशन की डिजिटल वॉच पहनते हुए कहता है, जूस पीने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं। अम्मी हड़बड़ा कर जूस पी लेती है। शौर्य अपना फोन पॉकेट में रखकर उसके पास जाता है। उसे करीब आते देख अम्मी घबरा कर पीछे सरकने लगती है। शौर्य अम्मी की तरफ झुकता है और उसकी गहरी आंखों में देखते हुए कहता है, अब क्या दिन भर मेरे ही रूम में रहने का इरादा है तुम्हारा? इससे पहले कि अम्मी कुछ बोल पाती, शौर्य उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शौर्य अम्मी को उसके रूम में ले जाता है और बेड पर आराम से लेटा देता है। अम्मी के रूम का डोर नॉक होता है। शौर्य कहता है, डॉक्टर आई है, वो तुम्हारा चेकअप कर लेगी। यह कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। इस वक्त शौर्य अपने एक सीक्रेट फार्म हाउस में था, जहाँ कई खूंखार नस्लों के कुत्ते रखे गए थे। एक बड़े से मैदान को चारों तरफ से नेट से कवर करके रखा गया था। शौर्य को देखकर उसके गार्ड्स आयुष और समझ को वहां लेकर आते हैं। दोनों की हालत देखकर समझ आ रहा था कि उन्हें कितनी बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। उनके हाथों की उंगलियों की हड्डी टूटी हुई थी, मुंह सूजा हुआ था और दांत टूटे हुए थे। शौर्य को याद आ रहा था कि कैसे आयुष ने अम्मी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया था। उसने अपने घर के सीसीटीवी में कल रात की पूरी रिकॉर्डिंग देखी थी। शौर्य अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करता है। गार्ड्स नेट का दरवाजा खोल देता है और वो खूंखार कुत्ते उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। उस पूरी जगह पर आयुष और समझ की चीखें गूंज रही थी और शौर्य उनके सामने एक बड़ी सी शाही कुर्सी पर एक पैर पर पैर रखे, आंखें बंद किए आराम से बैठा हुआ था। कुछ ही देर में उस पूरी जगह पर सन्नाटा पसर जाता है। वह सारे कुत्ते शौर्य के सामने बिना कोई आवाज किए वापस अपनी जगह पर लौट जाते हैं। दिन में अवनी सोकर उठी थी तो अब काफी बेहतर लग रहा था। उसका बुखार और पैर का दर्द मानो गायब हो चुका था। वह नहा धोकर फ्रेश होती है, लाइट पिंक कलर की कुर्ती और ब्लैक जींस पहनकर अपने लंबे बालों की पोनी बना लेती है। जब वह नीचे हॉल में आती है तो नजारा देखकर हैरान रह जाती है। कल रात जहाँ पूरा हॉल अस्त व्यस्त था और सामान टूटा पड़ा था, आज वहाँ सब कुछ बिल्कुल चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तभी किचन से एक लड़की निकलती है जिसकी उम्र अबनी जितनी ही होगी। वो मुस्कुरा कर कहती है, अबनी उठ गई तुम? अबनी उस लड़की को पहली बार देख रही थी। उसने अनजाने नजरों से देखते हुए पूछा, आप? वह लड़की अबनी के सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, हाय, मैं माही हूँ। अबनी ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं अबनी। माही ने कहा, मैं पूरे घर का काम देखती हूँ, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई थी, आज ही वापस आई हूँ। ओह, तभी मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। अबनी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। शाम तक माही और अबनी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह दोनों किचन में रात को खाने की तैयारी करवा रही थी। उधर शौर्य अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके सामने घर के सारे गार्ड्स और सिक्योरिटी हेड सर झुकाकर खड़े थे। शौर्य का खासम खास साहिल गुस्से से उनसे कह रहा था, तुम सबके होते घर में ऐसी हरकत कैसे हो सकती है? सिक्योरिटी हेड ने डरते हुए कहा, सर, हम तो फार्म हाउस में थे। यह सुनकर एक सेकंड के लिए शौर्य की उंगली लैपटॉप की कीबोर्ड पर रुकी, पर अगले ही पल वह वापस चलने लगी। शौर्य को देखकर इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो नाराज है, गुस्से में है या नॉर्मल है। तभी घर के बाकी सदस्य भी फार्म हाउस से वापस लौट आते हैं। दादी को देखकर अपनी किचन से बाहर आती है। दादी उसे गले लगाते हुए कहती है, हाँ अपनी पुत्र, अब कैसी तबीयत है तेरी? कल रात को मैंने तुझे फोन भी लगाया था, पर किसी ने फोन फोन ही नहीं उठाया। मुझे लगा कि तू दवाई खाकर सो गई होगी। पर रात का खौफनाक मंजर याद आते ही अपनी का चेहरा एकदम से उतर गया, पर कुछ ही पलों में खुद को संभालते हुए वो मुस्कुराई। हाँ दादी, कल रात को मैं मेडिसिन लेकर सो गई थी, शायद नींद गहरी आ गई थी, इसलिए फोन की आवाज नहीं सुनी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
इसके बाद अपनी दादी को उनके रूम में छोड़ती है और उनके आराम करने के बाद नीचे किचन में उनके लिए सूप बनाने चली जाती है। किचन में माही स्टाफ को काम समझा रही थी। अवनी को वहां देखकर माही बोली, अरे अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर आराम करो, दादी का सूप मैं बनवा देती हूँ। अवनी ने मना करते हुए कहा, नहीं माही, यह मेरा काम है, आखिर इसी काम के तो मुझे पैसे मिलते हैं। रात को डिनर करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। अवनी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की के पास खड़ी काफी देर तक एकटक चांद को देखती रही। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में मन नहीं लगा तो वह नीचे सूने गार्डन में चली आई। एक बेंच पर बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, इस घर में इन अनजानों लोगों के बीच एक आप ही तो हैं चांद जी, जो मुझे अपने से लगते हैं, वरना दीदी और जीजू की आवाज सुनने को मेरे कान, उन्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई है। इसके लिए तरस रही हैं आप मैडम? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अवनी ने मुड़ के देखा तो मुस्कुराते हुए साहिल खड़ा था। अवनी अपनी जगह से उठी, अरे आप आ गए? जी हाँ, मैं तो आ गया, पर आप इतनी रात को यहाँ गार्डन में क्या कर रही हैं? साहिल ने पूछा। बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊं। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनसे कुछ ही देर पर अंधेरे में खड़ा एक इंसान अपने गुस्से से जलती आंखों से उन दोनों को देख रहा था। सौरभ खुद को गुस्से की आग में उबलने से रोक नहीं पा रहा था। अचानक अवनी की नजर सौरभ की तीखी नजरों से जा मिली। उसकी आंखों की तपिश इतनी ज्यादा थी कि अवनी ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। अवनी को अचानक चुप होते देखकर साहिल ने भी पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़े शख्स को देखकर साहिल चौंका। अरे शौर्य, तुम आ गए? शौर्य ने साहिल की आवाज सुनकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी गहरी और खतरनाक आंखें सिर्फ अवनी पर टिकी थी। उसका ऑरा ऐसा था कि बिना कुछ कहे ही सामने वाले को कपा दे। शौर्य आगे बढ़ा और साहिल से ठंडे लहजे में बोला, मेरी फाइल लेकर आओ। साहिल थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फाइल? पर कहाँ से? ऑफिस। शौर्य ने सिर्फ एक शब्द कहा, फिर अब उसने अवनी की तरफ रुख किया और हुक्म दिया, कॉफी। इतना कहकर वह सीधा अंदर चला गया। शौर्य तो अंदर चला गया, पर पीछे साहिल और अवनी हैरान से खड़े रह गए। दोनों ने एक साथ कहा, कॉफी, ऑफिस, वो भी इस वक्त? अवनी ने मन ही मन शौर्य को कोसना शुरू किया। यह आदमी सच में एक नंबर का पागल है। आधी रात को इसे कॉफी चाहिए। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आधी रात को किसी भटकती आत्मा की तरह यहाँ घूम रही थी। तभी साहिल मुस्कुराया, कोई फायदा नहीं अवनी, उसे मन ही मन इतनी गालियां देने का। अवनी ने एक क्यूट सा मुंह बनाया, तो फिर क्या करूं? उनके मुंह पर तो जाकर गालियां दे नहीं सकती ना। साहिल हंस पड़ा, इसका मतलब तुम सच में शौर्य को गालियां दे रही थी? फिर साहिल ने हैरानी से सोचा, शौर्य ने आज से पहले कभी किसी को इस तरह कॉफी के लिए नहीं कहा था, फिर अवनी को क्यों? तभी साहिल के फोन पर एक मैसेज टोन बजी। उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह शौर्य का मैसेज था, फाइल घर लाने की जरूरत नहीं है, वह सारा काम ऑफिस बैठकर ही करे, वो सारा काम ऑफिस बैठकर ही करो। साहिल बड़बड़ाया, यह शौर्य भी ना सच में एक नंबर का राक्षस है। फिर उसने अवनी को कहा, ठीक है, मुझे अभी ऑफिस निकलना होगा, तुम भी उस राक्षस शौर्य को उसकी कॉफी दे दो, उसे अपने काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। अवनी जल्दी जल्दी किचन में गई और ब्लैक कॉफी तैयार की। अब मुसीबत यह थी कि वह शौर्य के कमरे में कैसे जाए। तभी किचन का इंटरकॉम फोन बज उठा। अवनी ने जैसे ही रिसीवर कान से लगाया, उधर से एक भारी आवाज गूंजी, कॉफी, 5 मिनट, और फोन कट गया। अवनी ने जल्दी से मग ट्रे में रखा और लिफ्ट से 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वह बुदबुदा रही थी, कल तो बहुत स्वीट बिहेव कर रहे थे, आज अचानक इतने कड़वे क्यों बन गए? इस इंसान का मूड भी मौसम की तरह पल भर में बदल जाता है। लिफ्ट रुकी, अवनी बाहर आई और शौर्य के रूम में बाहर पहुंचकर थोड़ा झिझकते हुए डोर नॉक किया। दरवाजे अपने आप खुल गया। अवनी ने अंदर कदम रखा तो सामने सोफे पर शौर्य किसी राजा की तरह बैठा था। उसके पैर सामने की टेबल पर थे
और गोद में लैपटॉप था जिस पर उसकी उंगलियां बहुत तेजी से चल रही थी। अवनी ने मन ही मन सोचा, यह इंसान है या रोबोट। तभी शौर्य ने बिना देखे कहा, मुझे ठंडी कॉफी पसंद नहीं है, ये यह अभी गर्म ही है। अवनी ने हड़बड़ा कर कहा और टेबल पर मग रख दिया। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, शौर्य अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे अपने इतने करीब आते देख अवनी एकदम पीछे हटी और उसका पैर मुड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि शौर्य ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे संभाल लिया। दोनों की आंखें फिर से मिल गई। शौर्य की आंखें बहुत गहरी थी। अवनी उस नजरों के जादू को सह नहीं पाई और चेहरा फेर लिया। शौर्य ने अपनी सख्त आवाज में पूछा, क्या बात कर रही थी जी? अवनी को समझ नहीं आया। शौर्य ने उसे सीधा खड़ा किया और उसके और करीब आकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या बात कर रही थी नीचे गार्डन में? अवनी थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, ओह, आप साहिल की बात कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। शौर्य की लगातार घूरती नजरों से अवनी की पूरी बॉडी में एक अजीब सी झुंझुनाहट होने लगी। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी शौर्य अचानक उसके आगे आकर रास्ता रोकते हुए बोला, दूर रहो। अवनी शौर्य की इन हरकतों से चिढ़ गई। अपनी इसी इरिटेशन में वह बोल पड़ी, किससे दूर रहूं? साहिल से? पर आपने शायद ठीक से देखा नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही थे और बस नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। शौर्य को अवनी का यह जिद्दी टोन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने एक झटके से अवनी की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने कहा दूर रहो तो बस दूर रहो। शौर्य को अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। अवनी ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, और मुझे भी किसी का ऑर्डर मानने की आदत नहीं है, खासकर तब जब वो गलत हो। शौर्य ने अवनी को अपने इतने करीब कर लिया कि दोनों के होठों के बीच फासला ना के बराबर रह गया। अवनी की सांसें थम गई। तभी शौर्य उसके कान के पास फुसफुसाया, मेरे ऑर्डर ना मानने वाले के साथ क्या होता है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस तुम एक बार वो गलती करके तो देखो। अवनी अंदर तक डर गई और बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने अचानक उसे छोड़ दिया और अवनी तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। अगली सुबह अवनी ने शौर्य को ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं देखा, जिससे वो खुश थी। दिन में दादी अपनी एक सहेली के घर पार्टी में जाने वाली थी और वहीं रुकने वाली थी। उन्होंने अवनी को साथ चलने को कहा, पर अपनी मजबूरियों, विद्युत के आदमी के डर के कारण अवनी ने मना कर दिया। इसलिए माँ ही दादी के साथ चली गई। रात को अवनी जानबूझकर डिनर के लिए नीचे नहीं आई, क्योंकि वह शौर्य का सामना नहीं करना चाहती थी। रात के 11 बजे उसे प्यास और भूख लगी, तो उसने सोचा कि अब तक सब सो चुके होंगे। वह दबे पांव नीचे आई। हॉल में उसे थका हुआ साहिल मिला। अवनी ने पूछा, साहिल जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? साहिल ने गहरी सांस ली। मत पूछो अवनी, शौर्य सच में एक नंबर का राक्षस है। कल से अब तक उसने मुझसे इतना काम करवाया है कि अगर मैं तुरंत जाकर सोया नहीं तो यहीं बेहोश हो जाऊंगा। तभी साहिल की नजर सामने से आते शौर्य पर पड़ी, जो फोन पर बातें कर रहा था। साहिल घबराया, बाप रे, शौर्य आ गया। इससे पहले कि वो मुझे कोई नया काम दे, मैं भाग रहा हूँ, गुड नाइट। साहिल वहां से भाग गया। अवनी ने देखा कि शौर्य का पूरा ध्यान फोन पर था। उसने सोचा, इस राक्षस की नजर मुझ पर पड़े इससे पहले मैं निकल लूं। वो जल्दी से किचन में घुस गई। डर के मारे उसने किचन की लाइट भी ऑन नहीं की और अंधेरे में फ्रिज की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा छूना चाहा, अंधेरे में किसी के मजबूत हाथ ने उसका हाथ खींचा और अपनी सीधे एक चौड़ी सख्त छाती से जा टकराई। वो चीखने ही वाली थी कि कानों में भारी आवाज गूंजी, लगता है तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो। वह शौर्य था। अवनी ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, जिससे शौर्य का गुस्सा और बढ़ गया। जब काफी कोशिशों के बाद भी शौर्य ने उसे नहीं छोड़ा तो अवनी चिल्लाई, हाथ छोड़िए मेरा, आपको मेरा हाथ इस तरह पकड़ने का कोई हक नहीं है। हक की बात की ना तुमने? शौर्य की आवाज में एक अजीब सी दीवानगी थी। ठीक है, मैं तुम पर अपना हक बता देता हूँ। इससे पहले कि अवनी कुछ समझ पाती, शौर्य ने अपने होठ अवनी के नाजुक होठों पे रख दिए। वो उसे
बहुत शिद्दत और दीवानगी से चूमने लगा। अपनी इस हरकत से पूरी तरह डर गई। उसके दिमाग में कल रात का वह खौफनाक मंजर समर्थ और आयुष की जबरदस्ती घूमने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन शौर्य का यह चुम्बन गहरा होता गया। उसके पत्थर दिल को आज पहली बार एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। उसने अवनी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांसें उखड़ने लगी। जब शौर्य अलग हुआ तो उसने अपना माथा अवनी के माथे से टिका दिया। अवनी ने रोते हुए उसे अपने हाथों से दूर ढकेला। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं आप। शौर्य ने उसे फिर से करीब खींचते हुए कहा, सही कहा तुमने, मैं बहुत बुरा हूँ और मुझे आज के बाद और बुरा बनने के लिए मजबूर मत करना। दूर रहना साहिल से, वरना अगली बार तुम मेरा इससे भी बुरा रूप देखोगी। शौर्य उसे छोड़कर 2 कदम पीछे हटा और अपनी रोते हुए वहां से भाग गई। अगली सुबह साहिल शौर्य के पास उसके कमरे में आया था। शौर्य सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। साहिल ने चीट कर कहा, शौर्य मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? शौर्य चुप रहा। तभी साहिल के मुंह से एक नाम निकला, अवनी। यह नाम सुनते ही शौर्य की उंगलियां जो कीबोर्ड पर बिना रुके चल रही थी अचानक थम गई। उधर अवनी के कमरे में वो माही से कह रही थी, माही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम आज दादी का ध्यान रख लोगी? माही को अवनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्र हुई। वह सिर्फ हाँ बोलकर कमरे से बाहर चली गई। लगभग 1 घंटे बाद अंधेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। पूरा कमरा खाली लग रहा था। तभी बेड के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आई। वह शख्स आगे बढ़ा और बेड के पीछे देखा। अपनी जमीन पर घुटनों के सिर दिए सिमटी हुई थी। वो रोते रोते वहीं सो गई थी। नींद में भी उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वो डरी हुई थी। सामने खड़े शौर्य की आंखों में अवनी को इस हाल में देखकर एक अजीब सी तरफ और डरावनी खामोशी छा गई। और धीरे से झुका, अवनी को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया। निहारने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। जब वो अवनी के रूम से बाहर आ रहा था तो साहिल ने उसे देख लिया था। साहिल ने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, देखा, शौर्य अवनी के रूम से आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शौर्य के दिमाग में नहीं बल्कि उसके दिल में अवनी को लेकर कुछ चल रहा है। शौर्य अपने कमरे में जाकर शावर लेने चला गया, जबकि साहिल उसके स्टडी रूम में उसका इंतजार कर रहा था। जब शौर्य बाहर आया तो वह साहिल को पूरी तरह इग्नोर करके अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे से किसी भी इमोशन का पता लगाना नामुमकिन था। अगले दिन जब अवनी की नींद खुली तो उसके सिर में हल्का दर्द था, क्योंकि वह रात भर रोई थी। उसे अपने पुराने दिनों की बहुत याद आ रही थी। खुद को संभाल कर वो फ्रेश हुई और दादी को गार्डन में वॉक और योगा कराने ले गई। दादी ने अवनी की सूजी हुई आंखें और मायूस चेहरा देखकर पूछा, अवनी पुत्र, कल माही बता रही थी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तू अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही है? अवनी ने झूठी स्माइल के साथ कहा, नहीं दादी, मैं काफी बेटर हूँ, बस थोड़ा थकान था। फिर वह दादी को लिफ्ट की तरफ लेकर जाते हुए बोली, चलिए दादी, मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। दादी को उनके कमरे में छोड़कर अवनी जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ी, अचानक अवनी के कदम सीढ़ियों के पास रुक गए, जहां से और अवनी वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसका पैर अचानक फिसल गया। वो जैसे ही पीछे की तरफ गिरने वाली थी, हवा में लहराते हुए उसके हाथ को एक मजबूत हाथ ने थाम लिया। अवनी ने घबराकर सीढ़ियों की तरफ देखा। अगर वो गिरती तो उसका सिर सीधे सीढ़ियों से तीखे कोनों से टकराता। अवनी की पीठ सीढ़ियों की तरफ थी। वो अभी भी इस खौफ से उभर भी नहीं पाई थी कि उसे थामने वाला हाथ ने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचा और अवनी सीधे शौर्य के सीने से जा लगी। उसकी खुशबू और एहसास से अवनी को उस इंसान को पहचानने में वक्त नहीं लगा। वह तुरंत उसकी बाहों में आजाद होने के लिए उसे खुद से दूर ढकेलने लगी, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी शौर्य को फौलादी गिरफ्त से कोई मुक्त नहीं कर पा रही थी। वो शौर्य के फौलादी गिरफ्त से खुद को मुक्त नहीं करा पा रही थी। जब उसे अपनी कोशिशों का कोई फायदा नजर नहीं आया तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा,
मिस्टर सौर्य, प्लीज मुझे छोड़िए। सौर्य की आवाज में एक अजीब सी शक्ति और अधिकार था। वही तो मैं नहीं कर सकता। उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए अवनी ने कहा, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे। यह सुनते ही सौर्य ने अपनी पकड़ ढीली की। नीहू तुरंत उससे दूर हुई और जैसे ही वापस सीढ़ी के पास कदम रखने वाली थी, सौर्य ने फुर्ती से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे हवा में घुमाकर सीढ़ियों से काफी दूर कर दिया। सौर्य ने यह सब इतनी तेजी से किया था कि अवनी को समझ ही नहीं आया कि पलक झपकते ही वह दूसरी तरफ कैसे आ गई। सौर्य के हाथ खुद की कमर से हटाते हुए अवनी चिढ़कर बोली, छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना छोड़िए। अवनी को इस तरह छटपटाते देख सौर्य ने अपने हाथ हटा लिए। अवनी उससे 2 कदम दूर हटी और अपनी उंगलियां दिखाकर चेतावनी भरे लहजे में बोली, आप ना मुझसे थोड़ा दूर ही रहा कीजिए। यह बोलकर वो तेजी से अपने रूम की तरफ भाग गई। अवनी अपने रूम में आई और हाँफते हुए बुदबुदाई, आखिर ये चाहते क्या है? जब देखो तब मेरे करीब आने का बहाना ढूंढते रहते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए।